नमस्कार। पल्स ऑफिशियल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर साझा करें। जंग कहीं और लड़ी जा रही है, लेकिन असली जंग तो हमारे रसोई घर में हो रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में शिप्स रुकते हैं और भारत में गैस की जलती आंच धीरे धीरे कम हो रही है, जैसे किसी ने वॉल्यूम लो कर दिया हो। लोग अब गैस को इस तरह से देख रहे हैं जैसे कोविड के आखिरी ऑक्सीजन सिलेंडर को देख रहे हैं। हालत लगभग समांतर है। कहानी शुरू होती है 28 फरवरी से, जब वॉर शुरू होता है। एक छोटा सा रूट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, सडनली यकायक दुनिया का सबसे बड़ा कंट्रोल बटन दबा देता है। यहीं से दुनिया का लगभग 20% ऑयल और गैस पास होता है। वहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ चोक है और यहाँ हम और हमारी रसोई शॉक्ड है। और जब शॉक लगता है तभी सिस्टम का कॉन्फिडेंस टेस्ट होता है। डिप्लोमेसी, कूटनीति एक्टिवेट होती है। भारत के क्लोन मतलब हुबहू डुप्लीकेट विदेश मंत्री लेजर आइड एस जयशंकर कहते हैं, टॉक्स विद ईरान में इज डिस्ट्रप्शन इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। टोन बिल्कुल कंपोज्ड है, शांत है, मानो कुछ हुआ ही नहीं। और उनके मुताबिक सब अंडर कंट्रोल है। जैसे एक कॉल ईरान को और भारत के फंसे पड़े शिप्स लाइन में लग के हॉर्मुज़ से बिल्कुल बिंदास निकल जाएंगे। लेकिन ग्राउंड रियलिटी बहुत ही अलग है। प्रधानमंत्री के 2 बार ईरान के साथ किए टेलीफोनिक संपर्क से और कई बार अपने मंत्रियों को ईरान भेजने के बाद, कई बार सरकार के गिड़गिड़ाने के बाद, ईरान ने प्रधानमंत्री के झूले में 3 शिप्स को हॉर्मुज़ से गुजरने की इजाजत दे दी। वो 3 शिप्स गुजरात सही सलामत पहुंच गए। दरबारी मीडिया को हेडलाइन मिल गई, उनके चेहरों को चमक मिल गई और विपक्ष पे खिल्ली उड़ाने का मौका मिल गया। लेकिन बाकी की शिप्स अभी भी बीच समंदर में अटकी हुई है। उनका क्या झोले में 3 शिप्स की जगह नहीं है? आपका झोला तो इतना बड़ा है कि पूरे भारत को ही खा गया। तो क्या बाकी फंसी पड़ी शिप्स आपके झोले में नहीं आ सकती? क्या भिक्षा मांगने में अब आपको शर्म आ रही है? कोई बात नहीं, आपके क्लोन फॉरेन मिनिस्टर को आगे कर दीजिए। वो रोके गिड़गिड़ा के कम से कम अपने मंत्री पद का कुछ तो काम कर ही लेंगे। लेकिन कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया है। ईरान ने 2 दिन पहले ही डिक्लेयर कर दिया, $2 मिलियन दो और अपनी शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से सेफली ले जाओ। मतलब सरल भाषा में दो दूना लगान। वॉर इकोनॉमी का सबसे सीधा रूल होता है, जहां क्राइसिस वहां कॉस्ट। और कॉस्ट का बिल किसके नाम पे जाता है? आम आदमी। क्योंकि जब शिपिंग महंगी होती है तो गैस महंगी होती है, और जब गैस महंगी होती है तो रोटी महंगी हो जाती है, और जब रोटी महंगी हो जाती है तो सिस्टम के प्रोमिसेस सस्ते, खोखले, दोगले और झूठे लगने लगते हैं। अब ग्राउंड रियलिटी देखिए। कहीं टिम्बर, लकड़ियों की सेल्स चरम पर है तो कहीं गोबर के उपले ट्रेंडिंग में है। और लोग दूसरे सारी परेशानियों से परे ये सोच रहे हैं कि सिलेंडर कितनी दिन और चलेगा। विकास का पोस्टर 2001 से अभी भी दीवार पर है, लेकिन हकीकत की धूल और धुएं ने विकास के इस पोस्टर पे कालिक पहुंच दी है। जेफरी एप्स्टीन के भारतीय घनिष्ठ दोस्त हरदीप सिंह पुरी घोषित करते हैं, कैरोसिन इज बीइंग मेड अवेलेबल थ्रू रिटेल आउटलेट्स एंड पीडीएस चैनल्स। मतलब सरल और साफ है। गैस नहीं है, कोई बात नहीं, कैरोसिन की अवेलेबिलिटी हमने बढ़ा दी है। कैरोसिन से अपना काम चला लो और आप रेट्रो मोड ऑन कर लो, पुराने जमाने में फिर से लौट जाओ। इनके बच्चे फॉरेन कंट्रीज में सेट कर दिए गए हैं, कुछ भारत में ही बैठकर क्रिकेट बोर्ड को कंट्रोल कर रहे हैं। एक देश जो एलपीजी रिवॉल्यूशन का क्रेडिट ले रहा था, वही देश कैरोसिन कमबैक की घोषणा कर विकास का रिवाइंड बटन अब खुलेआम दबा रहा है। कई होटल्स और रेस्टोरेंट्स या तो बंद हो चुके हैं या कोयले से अपने दिनचर्या गुजार रहे हैं। सूरत में तो कई दिहाड़ी मजदूर को ना चाहते हुए भी अपने अपने घर लौटना पड़ रहा है। जानते हैं क्यों? सुनिए उनकी जुबान से। अरे यही गैस के बाद 3 दिन हो गया, खाना नहीं खाया है तो जाएंगे ना भाई, साहब जाना ही पड़ेगा। वो तो इधर 2 दिन हो गया है, यहाँ गाड़ी में इतना भीड़ है कि मिलता ही नहीं है चढ़ने के लिए। क्यों? कोविड याद आ गया ना? खैर, लकड़ियां, गोबर के उपले और कोयले का यूसेज बढ़ने से क्लीन एनर्जी का चैप्टर अस्थायी रूप से बंद हो जाएगा और पॉल्यूशन का चैप्टर दोबारा खुल जाएगा। टेम्पररी, ये वो वर्ड है जो हर कठिन हालात को सरल बना देता है, लेकिन सच सरल नहीं होता, वो तो कड़वा होता है। इसी में डायरेक्टर एट सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर नंदिकेश शिवालिंगम कहते हैं, मिट्टी के तेल, कोयले और बायोमास का दोबारा इस्तेमाल जो गंभीर हृदय और फेफड़ों की बीमारियों से जुड़े हैं, घर के अंदर वायु प्रदूषण को तेजी से बढ़ा देगा। इन्हें जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और महीन कण, फाइन पार्टिकल्स निकलते हैं, जो फेफड़ों और रक्त प्रवाह, ब्लड स्ट्रीम में प्रवेश कर जाते हैं। यानी कि अगर केरोसिन, कोयले या गोबर के उपले से आप रोटी पकाएंगे तो वहां आपकी बॉडी में जहर फैलेगा। यहाँ चूल्हा आप तो जलाएंगे,
लेकिन उसके साथ साथ आपके फेफड़े भी जलते रहेंगे। ये सिर्फ फ्यूल या एनर्जी क्राइसिस नहीं है, ये आपके स्वास्थ्य के क्राइसिस का एक साइलेंट ट्रेलर है। और सबसे बड़ी विडंबना तो देखिए, अर्बन इंडिया जहां मॉडर्न लाइफ का सपना बेचा जाता है, वही सबसे ज्यादा असुरक्षित है, क्योंकि उनके पास फॉल बैक ऑप्शंस कम है, क्योंकि वो मौजूदा हालत से मुंह नहीं मोड़ सकते, उससे भाग नहीं सकते। सिस्टम ने उन्हें मॉडर्न तो जरूर बना दिया, पर इंडिपेंडेंट नहीं, आजाद नहीं। हमारा देश 60% एलपीजी इंपोर्ट करता है और 79% एनर्जी कोल से आता है, तो हमारी डिपेंडेंसी, निर्भरता पहले से ही थी, है और रहेगी। क्राइसिस मतलब संकट ने सिर्फ उसका स्पॉटलाइट ऑन कर दिया है। और जब आप पैटर्न देखते हैं तो एक चीज रिपीट होती है, प्रॉब्लम बाहर है, इम्पैक्ट अंदर होता है, सॉल्यूशन टेम्पररी होता है और बर्डन पब्लिक उठाती है। और फिर नैरेटिव आता है, सब कंट्रोल में है। अरे भाई, क्या है कंट्रोल में? शिप्स अटके हुए हैं, गैस की किल्लत भयावह है, पेट्रोल डीजल की महामारी है, लोग ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, लेकिन कंट्रोल में अगर कुछ है तो सिर्फ एक चीज है, और वो है आपकी धक्यानुसी नैरेटिव। कल प्रधानमंत्री ने 24 मिनट 14 सेकंड का भाषण दिया। उन्होंने कहा, वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट इंडिया के लिए सीरियस चैलेंज है, एनर्जी सप्लाई इंपैक्ट होगी, डायस्पोरा यानी कि प्रवासी प्रभावित है, डिप्लोमेसी जरूरी है, पैनिक मत करो, इकोनॉमी स्ट्रांग है, मिस इन्फॉर्मेशन से बचना है। ये वही घिसी पिटी रटी रटाई स्पीच है जिसे डिमोनेटाइजेशन और कोविड में यूज की गई थी। इस सर्विस प्रोवाइडर के पास कोई योजना नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है कि ऐसी सिचुएशन को हैंडल कैसे किया जाए। पिछले 11 साल से जवाबदेही नहीं थी, तो अब क्या होगी? बस आपदा में अवसर ढूंढे और खुद की जिंदगी और मौत के जिम्मेदार खुद ही बने। सरकार का कोई इसमें योगदान नहीं होगा। और एक जानी मानी लाइन, यूनिफाइड नेशनल रिस्पॉन्स चाहिए, जैसे कोविड के टाइम पे था। सुनने में स्ट्रांग लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक डेजावू सा फील होता है, मतलब पहले से ही देखा हुआ। लाइन में खड़े लोग याद आते हैं, चाहे डिमोनेटाइजेशन हो या लॉकडाउन, सिचुएशन बदलती है, पैटर्न नहीं। और फिर कुछ सवाल खड़े हो जाते हैं, क्या चीजें अलग नहीं हो सकती थी? डिप्लोमेसी थोड़ी बैलेंस्ड नहीं हो सकती थी? स्टेटमेंट्स थोड़े मेजर्ड नहीं हो सकते थे? खामनेई, स्कूल की बच्चियां और ईरानी जहाज के ईरानी शहीदों को थोड़ी सी विजिबिलिटी, थोड़ा सा प्रकाशित नहीं किया जा सकता था? क्या उनका शोक बयां नहीं किया जा सकता था? क्या ये इतना मुश्किल था या है? अगर न्यूट्रलिटी थोड़ी सी स्ट्रांग होती तो शायद ये आज कोविड जैसा या उससे भी भयंकर आपदा हिंदुस्तान के आम नागरिक को नहीं देखनी पड़ती। लेकिन जो डिसीजंस आपने लिए, चाहे फिर इजराइल जाकर फादरलैंड मदरलैंड जैसे वाहियात बिना सर और पैर के भाषण थे, या फिर इजराइल से किया गया वादा कि भारत हमेशा इजराइल के साथ खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा, जैसी उट पटान उल जुलुल वादों की वजह से ईरान हमसे आज मुंह मोड़कर बैठा है और हमारी रसोई ठंडी पड़ी हुई है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, बीजेपी के नेता अब भी इस आपातकालीन परिस्थिति को ऑफिशियली स्वीकारने से मना कर रहे हैं। वो इस बात को मान ही नहीं रहे कि गैस, पेट्रोल और डीजल की मार अब हमारे दरवाजे तक पहुंच गई है। क्यों मानेंगे भला? उनका खुद का घर, सैलरी और सेट किए बच्चे इस परेशानी से वंचित है और हमेशा रहेंगे। परेशानी तो आम लोगों पर कहर बनकर टूट रही है, मर तो आम लोग रहे हैं। इससे बीजेपी के नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सच असहज है, हकीकत सामने है और रास्ता दिख नहीं रहा। वॉर उनके लिए स्ट्रेटेजी है, भाषण उनके लिए नैरेटिव है, पॉलिसी उनके लिए मैनेजमेंट है, लेकिन आम आदमी के लिए वो तो बस एक सवाल है, अगला सिलेंडर कब आएगा, या फिर लकड़ियां तैयार रखें। और अंत में, इतिहास भाषणों से लिखा नहीं जाता, इतिहास तो प्रभाव उस पर हुए असर से लिखा जाता है। और जब उसका असर एक आम नागरिक के रसोई घर तक पहुंच जाता है, तब समझना चाहिए क्राइसिस रियल है, संकट वास्तविक है, बाकी सब नैरेटिव है, कहानियां है। नमस्कार।